जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हमने विधि सेंटर की एक रिपोर्ट पर बात की थी जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा और मुझे ये भी बार बार कहा कि आप इस तरह की रिपोर्ट्स हमें बताएं ताकि अवेयरनेस आ सके और आप लोगों को पता चल सके कि कम्युनिटी में डिसेबिलिटी सेक्टर में क्या हो रहा है। आज फिर हम विधि सेंटर की टीम के साथ हैं और एक और रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन कहा जाता है कि अगर एजुकेशन प्रॉपरली किसी कंट्री में हो तो वो कंट्री कभी किसी चीज में मात खाती नहीं है और ये एजुकेशन ही होती है जो हम सभी के भविष्य को तय करती है। लेकिन कोविड काल में हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ एक एरिया वो था एजुकेशन का। और अगर एजुकेशन जो पहले से ही डगमगा रही है और उसमें अगर कोविड का इम्पैक्ट हो और खास तौर पे जो कम्युनिटीज हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनके ऊपर आप खुद ही सोच सकते हो कि इसका कितना गहरा अफेक्ट पड़ा होगा। तो विधि सेंटर ने इसके ऊपर एक और स्टडी की है। आज डिटेल्ड उसके बारे में जानेंगे कि क्या चैलेंजेस आए उस स्टडी में, कहाँ एजुकेशन लेवल हमारा चला गया। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो डिसेबिलिटी सेक्टर है ओवरऑल वो लगभग 20 साल पीछे चला गया इस कोविड के चक्कर में। तो जानेंगे, इसमें हम डिटेल्ड बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। निशा जी हैं विधि सेंटर में जो इंक्लूसिव एजुकेशन की टीम को लीड करती हैं, टीम लीड हैं, और हमारे साथ पूजा पांडे मैम हैं, आप रिसर्च फेलो हैं। आप दोनों का रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच दानिश जी। तो निशा मैम, सबसे पहले थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल। तो आई एम फ्रॉम बैंगलोर ओरिजिनली। आई हैव बीन वर्किंग एट विधि फॉर अबाउट अ ईयर नाउ. I have a background in development economics, and basically we do research specifically on education and on the idea of inclusive education, which of course includes education of children with disabilities. पूजा मैम, आप अपने बारे में बताएं। जी, तो मैं भी विधि के साथ तकरीबन 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और एजुकेशन सेक्टर में ही मेरा काम रहा है। और एजुकेशन और आइडेंटिटी से जुड़े जो सवाल है वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करते हैं, जिसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज भी आता है। और हमारा काफ़ी काम जो है वो इंक्लूजन से जुड़ा हुआ है, जैसा निशा पहले भी कह रही थी कि कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम्स को और समावेशी बना सकते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए ही नहीं, सारे बच्चों के लिए। तो उसी पे हमारा काम जारी है अभी भी। बिल्कुल। तो निशा मैम, कब ये माइंड में था, कब विधि सेंटर ने ये प्रपोज किया था कि अब कोविड चल रहा है तो ये एक एरिया है जो अफेक्ट हो रहा है, हमें इस एरिया में रिसर्च, क्या ये पहले ही चल रही थी, इसको एक्सपेंड किया गया, या ये एक्सक्लूसिवली कोविड के बाद स्टडी की गई? हमारा जो टीम है, हमारा ये टीम शुरू करने का आइडिया ही ये था कि जो inclusive education का concept है policy में, which is basically not just children with disabilities, but all the marginalized children who are underrepresented in education. So whether it is on the basis of class, so income, या caste or religion or gender and identity, जैसा पूजा बता रही थी. So basically all of these children, how can they be included into mainstream education, ताकि सबको जो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, वो कैसे हम लेकर आ सकते हैं पॉलिसी के अंदर, राइट? सो दिस इज व्हाट आवर टीम वाज डिजाइंड टू डू। एंड हमारा कोविड के पहले भी एक स्टडी था जो 2019 में शुरू हुआ था, वेयर वी वर लुकिंग एट द राइट टू एजुकेशन पॉलिसी एंड जो राइट टू RPWD एक्ट है, राइट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. So we were looking at these policies to look at how can children with disabilities specifically, their educational access be improved. And when COVID hit, it was, it was second nature that we said that one of the main reasons we want to and have to do this study is because no one was talking about children with disabilities. And ये हर बार होता है, right? When there is a problem with the education sector or any other sector, because the number or the percentage of people with disabilities is small when you look at the rest of the population, people often forget to talk about it. या लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, हम इसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं.
And for this reason, there is just not enough research documenting the experiences of children with disabilities during COVID-19. So the start of this study really came from there. And Pooja, would you like to add to that? मैं आऊंगा पूजा मैम के पास। जी। तो आपने जो बात की, आपकी बात में मैं एक दो चीज ऐड करना चाहता हूँ। इंडिया में एक्चुअली ये है कि ऐसा नहीं है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का नंबर कम है, लेकिन वो जो नेतागण है उनकी नजर में हमारा नंबर कम है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो स्कैटर्ड है, तो कोई उसको सीरियसली लेता नहीं है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही की कि कोई भी इशू जब आता है तो उसमें वो यही होता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इग्नोरेंट ही रहते हैं वो, क्योंकि सिंपल रीजन जो हम लोगों ने अपने रिसर्च में पाया है कि हम लोग वोट बैंक नहीं है। हाँ जी पूजा मैम, आप एड ऑन कर सकती हैं। और साथ ही साथ आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने ये रिसर्च की है इसके बेसिक कंपोनेंट क्या है, किन पैरामीटर्स पे आपने ये स्टडीज की है? जी डेफिनेटली। तो जैसा निशा ने जो बातें कही वो बहुत ज़रूरी हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये रिसर्च स्टडी हमने अलग अकेले नहीं करी थी। ये रिसर्च स्टडी हमने कोलैबोरेशन में करी थी 4 लीडिंग डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो खुद इस नीड को लेके सामने आए थे कि ये एक ऐसा इशू है जिसपे ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं हो रही है, ज़्यादा पॉलिसीज नहीं आ रही हैं, गवर्नमेंट के ज़्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो हमें इस पे काम करना चाहिए ताकि हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की एजुकेशन को लेके किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं उनको समझ सकें, उस पर सुझाव दे सकें, और इस बात को हम सरकार तक या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक आगे ले जा सकें। अब अगर हम बात करें कि ये स्टडी की डिज़ाइन क्या है या इस स्टडी को हमने कैसे कंडक्ट किया एग्जैक्टली, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, कि ये जो स्टडी है ये भारत के 4 साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये कंडक्ट की गई थी, जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। और हमने रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों का थोड़ा मिक्स लिया ताकि हर तरीके की बातें सामने आ सकें। ये कोलैबोरेटिव स्टडीज थी जो विधि ने 4 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर करी थी, और क्योंकि ये ऑन ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ऑफकोर्स हमसे बहुत बेहतर पहुंच है उनकी कम्युनिटीज़ के साथ, लोगों के साथ। तो जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस था और जो कम्युनिटी से बात करने का प्रोसेस था, ऑफ कोर्स वो सारा टेलीफोनिकली हुआ क्योंकि कोविड की वजह से आना जाना पॉसिबल नहीं था, पर वो सारा प्रोसेस डिज़ाइन हमने किया था, कंडक्ट करने में हेल्प उन ऑर्गेनाइजेशंस ने करी थी। तीसरी बात, सैंपल की अगर हम बात करें तो इस स्टडी में हमने तकरीबन 164 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ और उनके हाउस होल्ड के साथ बात करी थी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली ये है कि अगर हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की एजुकेशन की बात करते हैं तो हम उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, उसको हम अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं। उनकी एजुकेशन के लिए बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और किसी भी एजुकेशन को मीनिंगफुली कंटिन्यू करने के लिए वो सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वो सपोर्ट सिस्टम्स में क्या क्या आता है, पहले उनके हाउस होल्ड आते हैं, उनकी खुद की फैमिली, उनके केयर गिवर्स। उसके अलावा जो स्कूल सिस्टम है उनका, जो स्पेशल स्कूल भी हो सकता है, रेगुलर स्कूल भी हो सकता है, रेसिडेंशियल स्कूल भी हो सकता है, तो वो स्कूल सिस्टम और उसके टीचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा NGOs और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इस एजुकेशन को मीनिंगफुली कंटिन्यू करने में, वो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के थ्रू या कम्युनिटी सपोर्ट के थ्रू। और आखिरी में गवर्नमेंट की खुद की स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि राशन की स्कीम्स, डिसेबिलिटी पेंशन की स्कीम, मेडिसिन रिलेटेड सपोर्ट, तो ये सारी जो 3 से 4 सपोर्ट सिस्टम है, ये इनको भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं और उनके एजुकेशन की बात करते हैं। तो हमने इस स्टडी में सिर्फ बच्चों और उनके परिवारों से ही नहीं, इन दूसरे सपोर्ट सिस्टम से भी बात करी। तो उन सैंपल में साथ ही में 50 टीचर्स भी इंक्लूडेड थे, 10 से 11 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूडेड थी, और हमने 5 इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात करी इन 4 स्टेट्स में, ताकि हम ज़्यादा बेटर अनुमान लगा सके कि अच्छा सरकार में किस किस तरीके की इनिशिएटिव ली जा रही हैं। आखिरी में साथ में ही एजुकेशन को सिर्फ एजुकेशन की तरीके से नहीं देख सकते हैं। एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के केस में जो हेल्थ का कंपोनेंट है, जो उनके न्यूट्रिशन का कंपोनेंट है, रिहैबिलिटेशन का कंपोनेंट है, और एक ओवरऑल वेलबींग का कंपोनेंट है जो कि इमोशनल वेलबींग है, घर के अंदर बहुत समय तक रहना और उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस स्टडी में हमने थोड़ा सा व्यापक और होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए एक चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के एजुकेशन को इन अलग अलग पैरामीटर्स के जरिए असेस करने की कोशिश करी है। ग्रेट। पूजा मैम, एक बात कहना चाहता हूँ, लगभग मैं 700-750 शो कर चुका हूँ और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से उनका क्रेडिट छीन नहीं रहा,
ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आपने कहा कि हमारी जो वो है कि कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशंस का हमने सपोर्ट लिया कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज या उतने नहीं है, इसलिए 4 ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लिया, और बिल्कुल उन्होंने आपका सपोर्ट किया होगा। लेकिन लेट मी फ्रैंकली एडमिट विदाउट एनी फ्लैटरिंग कि जो विधि सेंटर काम कर रहा है बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड डूइंग बेटर देन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग ऑन ग्राउंड लेवल। तो That's very good to know. Thanks a lot, Danish, for saying that. Very kind, Danish. मैं काफी शो कर चुका हूँ विधि सेंटर के साथ पहले भी। निशा मैम, आपसे अब जानना चाहता हूँ कि अब हमें इसकी परतें खोलें आप और हमें बताएं कि क्या बेसिक चैलेंजेस इस रिपोर्ट में सामने आए। Absolutely. So, as Pooja said, couple of different points that I'll touch upon. The first is what was the actual experience of children with disabilities in accessing education during the pandemic. And दूसरा जो होगा वो होगा उनके जो support systems है, तो उनके caregivers या parents households जो है और उनके teachers, उनके क्या क्या experience रहे. So, on the actual access to education, as with all other children, education moved to digital modes during the pandemic. So this was either Zoom lessons were happening, teachers were sending content on WhatsApp, or the government had started these TV lessons as well, right? That were being broadcast across the country. In all of these cases, the first thing that of course came up is the digital divide. We've heard about this a lot during COVID. जो phones है, computers है, one is many parents are unable to afford phones and computers for their children, or high-speed internet, which becomes very important for live classes like on Zoom or जो synchronous classes बोलते हैं. Even for people that had access to these devices, बहुत कम लोगों को actually पता है कि कैसे use कर सकते हैं education के लिए, right? So जो technological know-how है of using these devices to properly be able to learn in a classroom setting is not something that most parents know how to do, and especially if they are not used to using devices, or if they had bought devices only for the education of the child. Then even after children were actually able to access, so even amongst the children who had devices, had high-speed internet, what we found is children with disabilities were facing a unique challenge where the content itself was not accessible to them. So if we take the example of the TV lessons that I spoke about that the government started, these were being broadcast, for different grades, different subjects. But for a child with a hearing impairment, none of these classes were accessible because there was no sign language interpreter, there was no subtitling done in any language. So for a child with a hearing disability, these TV lessons were simply not accessible. Similarly, for children with visual disabilities, we did another study on accessibility of the Diksha platform. So, Danish, you might already be knowing the Diksha platform has been, this repository of educational content that the government has put together. The center has, made it a big achievement of theirs. So they've crowned it as an achievement that there is all this educational content across different curriculum. But when we did a test of accessibility for students with visual disabilities using standard screen reading software, we found that in some cases up to 90-95% of textbooks were inaccessible using a screen reader, which means that for a child with a visual disability, the Diksha platform is not useful at all, right? So across the board, this is what we found, that children with visual disabilities, even if they were able to overcome the digital divide, so they had devices, they had high-speed internet, their parents were able to invest in all of this for them, so many of them were not able to get anything out of the class for this reason. So in our sample, about 92% of the children prior to COVID were regularly attending some sort of educational classes by going to physical schools, whether special schools or mainstream schools. But during COVID, this number fell to 62% in our sample. And even amongst those 62%, 66% reported to us that they were unable to actually understand the content that was being taught to them or complete assignments that were given to them in these digital modes during COVID. Most of the time, they were unable to understand. So this is quite a striking number when we think about it, right? What this really tells us is that maybe effort was not made to make the content itself and the formats or the modes of instruction
accessible to children with different types of disabilities. The second thing that really came about was in terms of the routine of children. Now, as I mentioned, the access to educational classes fell to about 60%, 65%. Similarly, access to rehabilitation services. 34% of our children prior to the pandemic were accessing rehabilitation services. This had fallen by almost half of that during COVID-19, so to about 15%. Similarly, opportunities for social interaction, which is very important for any child, which is basically being able to meet your friends, play with your peers, even just normal social interaction with their teachers, being able to talk to their teachers. Before COVID, almost 80% of our samples said that they were regularly, having some sort of social interaction because they were going to schools or playing with their friends in the neighborhood. This fell to 15%, during COVID, right? And finally, even access to extracurricular activities had fallen from 70% to 17% during the pandemic. And all of this had a very severe impact on, the mental health of children. This was something that came out repeatedly from parents, especially for children for whom these routines are very important. So, for example, children with autism or who have some sort of intellectual disabilities, for them, these kinds of routines that are created over time become very, very important for them. And when these became disrupted, the mental health of children was suffering a lot during this time. And then if I come to the actual caregivers, so as Pooja mentioned, the support systems that rally around children with disabilities are incredibly important, and not just their access to nutrition and this and that, but also households' ability to prioritize their child's education, give the child attention, give the child, attention for their education and support in education. And all of this was affected because in our sample, 77% of the households reported that they were facing some sort of economic distress, so they had lost jobs. Almost 40% said that they had increased debt due to the pandemic. And all of these stressors are obviously going to contribute to a parent's ability to help their child continue their education during this time. They also reported that access to rehabilitation, access to medical treatment for illnesses such as epilepsy, all of these things were things that they had to forego during the pandemic because access had been disrupted in multiple different ways. And it should be noted here that our sample told us that 90% of them were heavily reliant on these external support systems such as NGOs and the government welfare schemes to actually be able to give all of this to their child, whether the medical care or the nutrition or education. They said they were heavily reliant on all of these support systems. And during COVID-19, almost overnight, these support systems were disrupted. Suddenly, parents had no access to these, right? And it took a lot of time for households to actually be able to get back some amount of that access. So these are some of the key findings. Right. तो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें आपने बताई. एक तो ये हुआ कि सोशल इंटरेक्शन, जब हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास ने फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया, तो एक उसका बड़ा टर्मिनोलॉजी का इम्पैक्ट करा कि आप सीधा ही सिग्नल दे रहे हो कि भैया अब सोशल डिस्टेंसिंग आने वाली है. और ये जो आपने डिजिटल डिवाइड की बात की, वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि बहुत सारे लोग तो खाना रोटी के लिए जूझ रहे थे, तो उस समय पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को डिवाइसेस लेके देना या उसको करना, उसके ऊपर तो दूर दूर तक ध्यान ही नहीं था किसी का. आई एम श्योर पूजा मैम आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी, और साथ ही साथ आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये डिवाइड रूरल एरिया में बढ़ जाती है अर्बन के कंपैरेटिवली, या आपने सिमिलर हालात देखे इस? Nisha, I think you can take this point. I can add on the other CSO or teachers wala bit, maybe. Sure. So, एक चीज है दानिश, that when we talk about children with disabilities, if you look at it statistically, 70% of children with disabilities are actually in rural India. And a lot of children with disabilities, the disability is also coming from poor access to health, nutrition, immunization in early years, right? So what this basically tells us is that there's a big intersection between economic and social vulnerability and the incidence of disability, if we look at it statistically, right? So for this reason, I don't think it's fair to say कि rural में शायद
zyada hai problems. What is definitely a larger problem in rural areas is something like internet connectivity, right? Internet connectivity, जो infrastructure है for high-speed internet connectivity in many parts of rural India, this is a very, very big problem. So the digital divide over there in rural India is definitely, you can say, higher. In urban India, however, a lot of the time access to services, and whether that is NGO services or government welfare schemes, there are actually a lot of complications for households, especially if they are migrants from rural areas, in accessing these basic services. Even something like जो social networks होते हैं around a family, right? So whether it is other households, neighbors, knowing teachers personally, being able to afford and access proper proper housing and proper medical care, all of these things are much more disrupted in many urban settings among the urban poor. So in some ways, you can say for rural areas, the digital divide might be higher, right? But in many other ways, the urban poor also suffer a lot in terms of getting access to these support services, which, as we've said, is a very huge part of how they are able to support their children. Sure. जी पूजा मैम. हाँ, तो जैसा निशा कह रही थी कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, और निशा ने बहुत अच्छे से हाउस होल्ड और बच्चों के जो यूनिक इश्यूज हैं उनकी बात करी है. मैं इसमें बस ये ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हम ओवरऑल एक सपोर्ट सिस्टम की तरीके से इसको देख रहे हैं, तो जो टीचर्स थे, स्कूलिंग सिस्टम्स थे और जो एनजीओज थे, उन्होंने भी अपने काफी रेंज ऑफ चैलेंजेस की बात करी है. अगर हम सबसे पहले टीचर्स की बात करें तो ज्यादातर हमारे सैंपल में जिन टीचर्स से हमने बात करी वो फीमेल टीचर्स थी. तो उन्होंने बोला कि जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो काफी बढ़ गई हैं. लाइक द नेचर ऑफ वर्क एंड नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज इंक्रीज्ड अ लॉट right after the pandemic and the school closures, and many of them were females and had their own housework, care work to do. तो साथ में वो चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल था. स्पेशली जो गवर्नमेंट टीचर्स थी उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे कि राशन से जुड़ा सपोर्ट और इवन कोविड रिलीफ से जुड़ा सपोर्ट, उसकी जिम्मेदारियां भी एडिशनल उनके ऊपर आ गई थी, जो कि उनके काम के टाइम को भी बढ़ा रहा था और काम के प्रेशर को भी काफी बढ़ा रहा था. काफी टीचर्स ने या उनके फैमिली मेंबर्स ने खुद जॉब लूज करी, या खुद कोविड पैंडेमिक में दे हैड कोविड, या घर में कोई बीमार था, तो उस तरीके के स्ट्रेसर्स भी काफी देखने को मिले इस सैंपल में. सैलरी में डिलेड पेमेंट्स हुई कहीं ना कहीं. और जहां तक कि एजुकेशन की पर्टिकुलरली बात करें, तो जैसे कि बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस न्यू था, कोविड का जो एक्सपीरियंस था वो टीचर्स के लिए भी उतना ही बड़ा शॉक था. और उनके पास ऐसे कोई रेडीमेड मटेरियल नहीं थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, या उनके पास इवन काफी केसेस में तो उनके बच्चों के खुद के पास जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, बुक्स है, कॉपीज है, वो भी मौजूद नहीं थी, और टीचर्स के पास खुद भी ये मौजूद नहीं थी. तो ये जो डिजिटल के लिए ट्रांजिशन था, टीचर्स के लिए भी उतना ही मुश्किल रहा है. एक स्पेशल प्रॉब्लम जो काफी टीचर्स ने बार बार एम्फसाइज करी थी वो थी कि चलिए ठीक है हम पढ़ा तो लेंगे, पर जो पढ़ाने के लिए मटेरियल की जरूरत है, जो कंटेंट की जरूरत है, वो भी उन्हें खुद बनाना पड़ रहा था. जो आमतौर पे अगर आप क्लासरूम्स में देखें तो कंटेंट बुक में ऑलरेडी हमें रेडीमेड मिलता है. यहाँ पे टीचर्स को उन कंटेंट को बनाना पड़ रहा था सारे बच्चों के लिए, और ट्रेनिंग की कमी की वजह से या अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से उन टीचर्स को चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की यूनिक नीड्स या उनको पढ़ाने के तरीके के बारे में उतना पता नहीं था. तो वो अपनी इस लिमिटेशंस को उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया कि हम नहीं उनकी नीड्स पे उतना ध्यान दे पा रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर रेगुलरली लाइव क्लास कर रही है जूम पे. अब जो लाइव क्लास है अगर उसमें कैप्शनिंग नहीं है या साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो जो अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा. अगर लाइव क्लासेस में स्पीड जनरली बहुत तेज होती है क्लास की, तो कोई अगर स्लो लर्नर है वो बच्चा या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है उस बच्चे को, तो उसके लिए भी उस स्पीड के साथ कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इस तरीके के कुछ चैलेंजेस थे जो टीचर्स ने भी एजुकेशन को लेके हाईलाइट किए, तो जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए. पूजा जी, एक बात और बताएं हमें कि जैसे आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे, तो आपने जिक्र किया बिगनिंग में कि आपने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात की, पेरेंट्स से भी बात की, ऑफकोर्स टीचर्स से भी बात की और बच्चों से भी बात की. तो क्या पाया सेंसिटाइजेशन के लिहाज से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रवैया था, तो वर दे सीरियस फॉर दिस, और डिड यू फाइंड कि दे आर नॉट दैट सीरियस एज वी एक्सपेक्ट देम टू बी? Okay, so to begin with, they were definitely very serious and sincere. And हमने ऐसे ऑफिशियल से बात करी जिनका डिसेबिलिटी से काफी क्लोज रिलेशन है एवरीडे बेसिस पे उनकी नेचर ऑफ जॉब को लेते हुए.
पर उन्होंने एट द आउटसेट ही ये बात एक्नॉलेज करी कि पैंडेमिक में, बिकॉज इट वाज अ मेहम, लाइक एवरीथिंग वाज हैपनिंग सो फास्ट विद सो मेनी थिंग्स, और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जो हेल्थ की नीड्स थी और जो न्यूट्रिशन की नीड्स थी, उन्होंने डेफिनेटली प्रेसिडेंस ले ली एजुकेशन की नीड्स के ऊपर। और दिस इज समथिंग जो उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया सामने से कि एजुकेशन जरूरी, हम मानते हैं ये जरूरी है, पर हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं था कोविड-19 रिस्पॉन्स के समय। हमने कोशिश करी है एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, पर कोई स्ट्रैटेजिक एफर्ट नहीं लिया गया। उसके अलावा बाकी एफर्ट जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, जैसे कि आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, बस पासेस बनवाए गए, या मेडिसिन अवेल करने की चीजें हो गई, राशन अवेल करने की चीजें हो गई, इस पे उन्होंने खासा ध्यान दिया है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की नीड्स को लेके और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एजुकेशन नॉट सो मच, एंड दिस इज समथिंग दे देमसेल्फ लाइक एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज्ड। उन्होंने बोला था कि हम ये नहीं कर पाए चाह के भी। हाँ, एंड इफ आई कैन जस्ट ऐड, ये सिर्फ गवर्नमेंट के तरफ से नहीं, ये पूरा जो सिस्टम के तरफ से ये सेम चीज हुआ है। सो वेदर इट इज एनजीओज और द पीपल फंडिंग एनजीओज, all relief efforts, at least for the first 1 year of COVID, was redirected towards health and nutrition and emergency services, and education took a very clear backseat during that time. And all COVID responses of the government very clearly left out education. बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता था कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक बड़ा ये चीज थी कि फंड जो ड्राइड अप हो गए उनके। कुछ स्कूल तो हमने बंद होते हुए भी देखे हैं लैक ऑफ फंडिंग के कारण। रिकमेंडेशंस के ऊपर मैं आऊं, इससे पहले मैं एक थोड़ा सा हटके सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे जो लिसनर्स हैं मुझे कई बार कॉल करके पूछते हैं, आरपीडी एक्ट भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है और जनरली हम लोग भी करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे देखे हैं हमने, लेकिन अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू आरपीडी एक्ट 21 डिसेबिलिटीज हैं। तो क्योंकि आप लोग स्पेशलिस्ट स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, इज इट प्रैक्टिकल टू हैव इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप इन इंडिया? क्योंकि हर डिसेबिलिटी के पर्सन्स की अपनी अलग से नीड होती हैं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है। जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसकी अलग नीड है, विजुअली इम्पेयर्ड की अलग है, हेयरिंग इम्पेयर्ड की अलग है। तो कैन दिस सेटअप बी इंक्लूसिव इन रियल मीन्स? Sure. So, Pooja, you want to go? You can go first, Nisha. I do have strong opinions about this, but you can take it first. Okay, so I mean, like the first disclaimer I think is, even though this is what we study, we are also constantly learning and studying the experiences of other countries that have these kinds of setups or have chosen alternative setups that are more similar to India. So we are also constantly learning and questioning this same thing, Danish. And I think that's important to say because maybe our opinions will also differ on this. When it comes to the question of inclusive education, I think how we really think about that matters, right? So when you say inclusive education, you're not really saying, it's not as simple as saying all children need to sit in one classroom and they'll all learn together at the same time in the same way, right? What you are instead saying is that all children need to have equitable, equal access and opportunity to the same high quality of education, regardless of whether they have a disability or they are socioeconomically vulnerable or any other sort of identity that might make them otherwise marginalized, right? Now, in saying that, how you actually operationalize this within policy, so for example, if you look at universal design principles, right? This is a sort of buzzword that is spoken about a lot. And when you talk about universal design principles, what you're saying is that if you want to bring curriculum and pedagogy and classroom settings into a framework where all children can sit together and learn, right? You need to be able to design those things that in a way that it is applicable and accessible to diverse sets of learners, right? So it's not just about disability. It's about saying that, okay, some children learn by touching and feeling things. Some children learn by listening. Some children learn by visually looking at, someone write something on a board or like at diagrams, right? All of these are diverse learners and it need not have anything to do with their disability. But that just means that when I'm taking a class or I've designed a curriculum, I should be able to give children the opportunity to learn in the way that works for them the most, right?
At the same time, I need to make sure that if a child is a slightly slower learner, or if a child needs additional support in any capacity, my schooling system needs to be able to give them that support so that we can all learn together. And I think in the Indian context, one of the problems of our education system is that we teach a minority who are privileged. So we are teaching for children who are able to perform well, and everyone else in the class who is not able to perform well, right, is left behind. What we should instead be doing, which is what inclusive education would be, is to teach for the last child, so that every single child is learning what needs to be learned, even if it's at different speeds and different ways, right? So this is sort of my sense of what inclusive education means, right? And I know this is a very long disclaimer and it's a little, removed from the question you've asked. No, you have beautifully put it. Okay, but yeah, I think that's really important for us to understand. Now, within that, how we operationalize it, I'm also going to let Pooja speak and then we can come back to me. Pooja, you can go ahead. No, I couldn't agree more with you, Nisha, on this. Ki definitely, inclusive education, I think, is the most practical solution and something which must be pushed for. To opt for a special school or not is ये choice जो है ये parents की और बच्चे की खुद की होनी चाहिए. But to have an inclusive school, to have school systems जो तैयार हैं सारे learners की need को ध्यान में रखते हुए और सारी learners को accommodate करने के लिए, this becomes a matter of right and principles. मतलब ये तो right to education भी बोल रहा है, बाकी rights भी बोल रहे हैं, सारे international declaration कह रहे हैं. And our country का education system will like truly fare well if we have inclusive education in place in the best manner possible as described by Nisha. So I completely agree with you there. होता क्या है कि इंडिया में जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स है, जैसे पिछली रिपोर्ट में श्रेया त्रिपाठी मैम ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि एक्सेसिबिलिटी पर बात होनी अभी शुरू हुई है तो लोगों को इतना ज्ञान है नहीं. तो इंडिया में डिसेबिलिटी डिस्कोर्स बहुत लेट शुरू हुआ है बनस्पत बाहर के देशों के मुकाबले. तो उसके कारण बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं, तो क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी जो ऊपर से साधारण चीजें वो तो समझ आ जाती है, लेकिन कुछ चीजें होती है तो तभी आप लोगों को हम इनवाइट करते हैं ताकि उनको समझ आए कि बेसिकली इसके मायने क्या हैं. ये जो लाइन लिखी गई है एक्ट में, ये सिंपली तो ये कहती है, लेकिन इसके पीछे सोच क्या है. जैसे आपने अभी पूरी बात रखी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एक्चुअली मतलब क्या, ये नहीं है कि एक रिसोर्स सेंटर खोल दो और सारी चीजें और सबके लिए हों, लेकिन उससे लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, सोशल इंटरेक्शन होती है, बिहेवियर चेंज होता है, तो काफी और चीजें भी सीखने को मिलती हैं. तो अब आते हैं रिकमेंडेशंस पार्ट पर. और इस डिस्कशन में अगर मुझसे कुछ भी छूट गया हो जो आप लोग बात करना चाहते थे शो में लेकिन मैं नहीं पूछ पाया, या फिर एक दूसरे की बात में अगर आप लोगों ने कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप फ्रीली वो कर सकते हैं. तो रिकमेंडेशंस क्या हैं इसकी, क्या रिकमेंडेशंस इस रिपोर्ट में आई हैं? ठीक है, तो अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो स्टडी में था, काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस हैं जो डायरेक्टली हमें इन स्टेक होल्डर से खुद ही आई हैं, पेरेंट्स से, हाउस होल्ड से, एनजीओ से, टीचर्स से. तो दो तरीके की रिकमेंडेशंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक है टेक्निकल रिकमेंडेशन जो आरटीई एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके ऑलरेडी कुछ पॉलिसीज हैं जो जैसे नेशनल आईसीटी पॉलिसी है जो डिजिटल एजुकेशन की बात करती है, इवन दो वो 2012 की पॉलिसी है. तो कुछ टेक्निकल रिकमेंडेशंस हैं जो उन पॉलिसीज को बेहतर बनाने के लिए या उन एक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने की बात करती हैं, जिसको इस डिस्कशन में हम नहीं कवर करेंगे. ऑफ कोर्स लिंक जो है रिपोर्ट की अवेलेबल है और कोई भी और उसके बारे में समझना चाहता है तो हमें बता सकता है. जो दूसरी लाइन ऑफ रिकमेंडेशंस हैं वो इम्प्लीमेंटेशन को लेके रिकमेंडेशंस है, जिसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स के साथ कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है कि कोविड के समय उनको, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ पढ़ाई में स्पेंड किया है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं, कौन से मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस उनके लिए काम किए हैं, कौन से मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस उनके लिए काम नहीं किए हैं. जैसे कि अभी हम पहले भी बोल रहे थे कि लाइव क्लासेस की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फ़ायदे हैं, टीवी क्लासेस की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फ़ायदे हैं, जिनको टीचर्स और पेरेंट्स सबसे बढ़िया तरीके से बता सकते हैं. तो पेरेंट्स के साथ वो कंसल्टेशन, टीचर्स के साथ कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को समझने के लिए, ताकि जो हमारी आगे की स्ट्रैटेजीज़ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोविड कंटिन्यू हो या ना हो, डिजिटल एजुकेशन की एनीवे लिमिटेशंस को ध्यान में रखना ज़रूरी है. तो उसके हिसाब से हम आगे की प्लानिंग कर सकें. दूसरा स्कूल रीओपनिंग, क्योंकि
ये कह देना कि डिजिटल एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन एंड लाइक द फॉरएवर सोल्यूशन इज अ रॉन्ग थिंग. स्कूल्स ओपन करना ऑफ कोर्स इवेंचुअली इट्स अ नेसेसिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट हाँ, स्कूल कैसे ओपन करना है, किसके लिए ओपन करना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ ओपन करना है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे अगर लो इम्यूनिटी की बात, लाइक ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी रिस्क पे हैं ड्रॉप आउट करने के लिए, क्योंकि वो पहले रिलायंट थे स्पेशल स्कूल्स पे, रेजिडेंशियल स्कूल्स पे. अब वो अचानक से अपने घर में बंद हैं, उनके लिए एजुकेशन करना मुश्किल है. तो उस केस में मे बी रेजिडेंशियल स्कूल्स को ओपन करना रीओपन करना ज़रूरी है. उसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मे बी अभी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है, दे ऑलरेडी हैव लो इम्यूनिटीज एंड यू नो टू शिफ्ट बैक टू स्कूल सिस्टम्स माइट बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर देम. तो नीड टू नीड बेसिस पे वो रीअसेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. तीसरा एजुकेशन स्पेसिफिक, जैसे कि निशा बता रही थी कि डिजिटल डिवाइड, डिजिटल से लेके डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को लेके बहुत सारी चैलेंजेस हैं. मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं. तो एजुकेशन स्पेसिफिक जो चेंजेस हैं वो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले ज़रूरी होगा कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, लाइक बहुत सारे टीचिंग एड्स होते हैं, नॉर्मल बुक्स, कॉपीज, यू नो स्टेशनरी, उसको प्रोवाइड करे जाना चाहिए स्टूडेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन, टैब्स एंड एवरीथिंग. अगर उनके पास उसका ही एक्सेस नहीं होगा तो आगे की बात तो बहुत ही लाइक इट्स वेरी फार फेस्ट टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. और अगर उन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस उनके पास है तो जो डिजिटल कंटेंट है उनको एक्सेसिबल बनाना बहुत ज़रूरी है. और उसको एक्सेसिबल बनाना अलग अलग डिसेबिलिटी कैटेगरीज के हिसाब से और उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए उस डिजिटल मोड को एक्सेसिबल बनाना बहुत ज़रूरी है. और एजुकेशन में ही एजुकेशन की जो टेक्निकल वर्कफोर्स है, जैसे कि टीचर्स और स्कूल सिस्टम्स, उनको भी स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है. और वो कैसे हम कर सकते हैं कि टीचर्स की कैपेसिटी को बढ़ाना और भी ज़्यादा वर्कफोर्स को इंक्रीज करना बाय रिक्रूटिंग मोर एंड मोर टीचर्स. और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो सारे स्टेक होल्डर्स से निकल के आया है और जिसकी हम बात पहले भी कर रहे थे, कि एजुकेशन ही नहीं, जो हेल्थ, न्यूट्रिशन, रिहैबिलिटेशन और अर्ली इंटरवेंशन से जुड़ी ज़रूरतें हैं, लाइक जो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वेलफेयर सपोर्ट्स हैं, जो एनजीओ जिन सपोर्ट को प्रोवाइड कर रही है, उनको सही तरीके से जारी रखना. डिसेबिलिटी पेंशन का टाइमली रीइंबर्समेंट करना, जो मेडिकल एड्स हैं उनको पहुंचाना, वैक्सीनेशन की भी बात हो रही है, उसको स्ट्रेंथन करना फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, राशन सपोर्ट, इन सिस्टम्स को साथ में स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा एज अ रिकमेंडेशन टू इंश्योर कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उनकी पढ़ाई और उनकी इंक्लूजन होलिस्टिकली कंटिन्यू हो सके. एब्सोल्युटली. और उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी सोचना चाहिए जिनको फंडिंग नहीं हो रही है, जो अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन के सिलसिले में. डेफिनेटली. आप कुछ ऐड करना चाहती हैं निशा? Yeah, just one thing. So we've given a lot of recommendations in this report about making digital education and modes of education accessible to children with disabilities, right? And this is not to say that we are suggesting that physical schools are not the most important thing. I think we are very much on the page of schools have to open for all children on a needs basis, as Pooja described. But it is also important for us to realize that in many other countries that, as you've said, have been talking about disability for many, many more years before us, technology can be a very powerful tool, especially for children with disabilities, to make even physical classrooms much more inclusive, right? So when we talk about, bringing digital education into the fore, it really needs to be looked at in a way of how can we use technology to make classes much, much more inclusive, rather than relying on digital education the way we have over the last 2 years, which has only exacerbated inequalities, right? So I think that was just the last point that I wanted to add. क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ हद तक इन डिवाइड्स को पूरा कर सकती है? The digital divide specifically? Yeah, inequality. Overall, yeah, inequality. So, very honestly, the new education policy is a vision document. Iska, matlab, so they have an entire chapter, say, on early childhood education. Early childhood education itself is a tool that can genuinely, bridge inequalities in a very long-lasting, sustainable way. They also have an entire chapter on inequality itself. So they talk about the
the SEDGs, they've called it, social and economically disadvantaged groups. That includes all these different intersectional disadvantages, including children with disabilities. But at the end of the day, this is a policy document, it's a vision document. Now, the rules that we make to implement these very important things is what is going to determine whether we're going to increase inequalities, which is what we have done many times before, even with the best intentions, or if we're going to make the situation better, right? And that's really what we hope our research will be able to inform over the next so many years. But yeah, I mean, I think at this point, that is where we are at. That Sure. there's, we don't know where it's going to go. जी पूजा मैम, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन से या कम्युनिटी मेंबर से? योर लास्ट वर्ड्स. See, a lot of these on-ground organizations are doing a tremendous job. Like ये और बहुत सारी interesting case studies थी जो हमारे research work में भी निकल के आई थी सारा. But they will not be able to do this kind of work unless and until they don't have the support or the sanction of the governments or other things. जैसा आप पहले भी बोल रहे थे. तो उसके लिए ये जो फंडिंग, बहुत ट्रिवियल इश्यूज लगते हैं कि फंडिंग इश्यूज और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम जो है वो उसी तरीके से कंटिन्यू हो और कंटिन्यू होने के साथ साथ इवॉल्व भी हो. अब जो कोविड जैसी सिचुएशन थी वो अचानक से सबके सामने आ गई, किसी को नहीं पता था हमें क्या करना है. बट उस सिचुएशन में भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी इनोवेट किया, अपने अंदर के सिस्टम्स को इनोवेट किया, खुद के जैसे पेरेंट्स को एज अ पार्टनर की तरह से यूज़ किया, जो हमने काफ़ी केसेस में देखा भी था कि पेरेंट्स जो थे वो एजुकेटर्स बन गए. अब अगर वही उसी तरीके का सिस्टम आगे भी कंटिन्यू हो तो स्कूल खुलने के बाद भी दिस इज अ वेरी यूजफुल स्ट्रैटेजी टू कंटिन्यू. सो उस केस में इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना और जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उसको हाईलाइट करना इस स्टडी के थ्रू या किसी और स्टडीज के थ्रू वो बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हो जाता है, आई पर्सनली थिंक. बिल्कुल. And Danish, if I can just very quickly add to this, exactly as Pooja said, जो organizations हैं उनको support मिलना is very important, but also these organizations that have been here for so many years, we should also learn from them and make what they have learned and the kind of methods that they have used a part and parcel of policy. So these are sustainable solutions that we need to work towards. At the end of the day, the solution has to come from the government. Whether it's direct support, indirect support, whatever it is at the end of the day the responsibility of the state. And sort of connected to this, I think it's also very important that all of us, including any parents who might be listening or organizations, as people who are working in this space and who we all have the ultimate goal that the education system needs to be improved, inequality needs to be reduced. At the end of the day, we need to keep reminding ourselves and everyone else that this is the right of every single child. No one is, we're not helping out, we're not doing anyone favors. It is the right to every single child in our country to get the correct quality of education, and this needs to be demanded at all points from the state. So, I mean, I don't know if this is too powerful to sort of end this conversation or too contentious, but I think that becomes really important when we're talking about policy work, the role of NGOs, the role of research organizations like Vidhi. We are just trying to reinforce the idea that it is the right of every child to this education. Absolutely. एक मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर बता रहे थे, कह रहे कि एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि पहले जो फादर थे वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे बच्चों की एजुकेशन में, क्योंकि कोविड के टाइम पे वो भी घर पे थे, तो उनका एक इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ है, बहुत सारे ऐसे फादर्स थे जो बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसे बच्चे पहले पढ़ते, तो मेल काउंटर पार्ट की भी जो पार्टिसिपेशन है इस कोविड के टाइम पे बहुत बड़ी है. तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और अपनी रिपोर्ट को साझा किया, लिसनर्स के साथ शेयर किया, अपना कीमती समय दिया. तो आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, Danish. तो लिसनर्स, आज हमने बात की विधि सेंटर्स के 2 रिप्रेजेंटेटिव से इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर. कोविड में किस तरह से एजुकेशन प्रभावित हुई है. अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पर. तब तक दीजिए मुझे इजाजत. सुनते रहिए रेडियो डान. ये रिपोर्ट और शो आपको कैसा लगा यूट्यूब पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपना फीडबैक आप हमें हमारी वेबसाइट पे दे सकते हैं. अपना ध्यान रखें, अपने साथ वालों का ध्यान रखें. नमस्कार.